हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज है 6 नवंबर 2023 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। गाइज, ये जो हमारी करंट अफेयर्स की डेली एमसीक्यू सीरीज़ है वो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, आपके लिए काफ़ी रिलेवेंट रहेगी। इसलिए इन क्वेश्चन को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिए और अपने नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज सेशन, और हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं, और आपका जो भी स्कोर आता है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष विश्व बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। 3 नवंबर को हर साल वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। एंड अभी हाल ही में जो सेलिब्रेशन हुआ है 2023 का, उसकी थीम रही एम्पावरिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो ये जो थीम है वो आपके लिए बहुत रेलेवेंट रहेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। आपको ये पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे की 2023 की थीम क्या है। एम्पावरिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। बायोस्फीयर रिजर्व्स वो एरियाज होते हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन को प्रमोट करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं एंड साइंटिफिक रिसर्चेस को यहाँ पर प्रमोट किया जाता है। बेसिकली इन एरियाज को डेजिग्नेट किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। ये जो इनको डिक्लेयर किया जाता है ना एज अ बायोस्फीयर रिजर्व्स, वो यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व्स में 3 जोन होते हैं, 3 एरियाज होते हैं जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। कोर जोन होता है, सेकंड बफर जोन एंड थर्ड वन इज ट्रांजिशन जोन। इस इमेज में आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। बायोस्फीयर का जो सबसे नियरेस्ट, जो क्लोजेस्ट एरिया होता है दैट इज कोर जोन। यहाँ पर हाईएस्ट प्रोटेक्शन इकोसिस्टम को प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। एंड सेकेंड जोन है बफर जोन, जहाँ पर लोग रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके का कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए नेचर के साथ। उनके साथ हार्मनी में जो है काम किया जा सकता है। लेकिन जो थर्ड जोन है ट्रांजिशन जोन, वहाँ पर काफ़ी लीनियंसी होती है। वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स भी हो सकते हैं, रिसर्चेस की जा सकती हैं, और यहाँ पर इस तरीके की ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कोर जोन्स हैं, 3 जोन्स हैं बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व्स के, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया में अभी कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं? तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 इज पब्लिश्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? हाल ही में अनुकूलन गैप रिपोर्ट 2023 किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूएनईपी की ये रिपोर्ट है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की रिपोर्ट है। अभी हाल ही में 2023 वाला जो एडिशन है उसको रिलीज कर दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जो है वो उसको किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा। नाउ वी विल टॉक अबाउट अडेप्टेशन गैप, कि अडेप्टेशन गैप होता क्या है बेसिकली। जैसा कि आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो ग्लोबल इशू है, वो सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं है। ये इसीलिए बात की जाती है कि सभी कंट्रीज़ कोऑपरेटिव वे में इस इशू को टैकल करें, इसको सॉल्व करें। इसलिए कंट्रीज़ जो हैं, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हों या डेवलपिंग, वो मिलकर के एक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करती हैं, और उसमें बात की जाती है फंडिंग की। तो इसमें बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए कितने फंड की ज़रूरत है और एक्चुअली कितना प्रोवाइड किया गया है डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है अडेप्टेशन गैप। फॉर इंस्टांस एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पर समझ सकते हैं, इस रिपोर्ट में ये डेटा बताया गया है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उनको एनुअली क्लाइमेट अडेप्टेशन के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज़ को लाने के लिए 215 से 387 बिलियन डॉलर अमाउंट की ज़रूरत होती है, लेकिन उनको सिर्फ 21 बिलियन डॉलर ही मिलता है डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा। डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा ही क्यों दिया जाता है ये फंड? क्योंकि वैसे दोनों ही डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड डेवलप्ड दोनों के द्वारा ही कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, लेकिन वेटेज डेवलप्ड कंट्रीज़ का ज़्यादा रहता है और उनसे एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एमिशन जो हुआ है ग्रीन हाउस गैसेस का वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा ज़्यादा किया गया है, और उनके पास क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो उनको हेल्प करनी चाहिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी।
तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, कितना एक्चुअली नीडेड है, कितने फंड की ज़रूरत है और कितना दिया गया है, तो इन दोनों की गैप को ही बोला जाता है अडेप्टेशन गैप। आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड अ ब्रांच ऑफ एसबीआई इन विच कंट्री। भारत के वित्त मंत्री ने हाल ही में किस देश में एसबीआई की एक शाखा का उद्घाटन किया है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीलंका में। हाल ही में इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी, जो निर्मला सीतारमन जी, उनके द्वारा एसबीआई की एक ब्रांच को इनॉग्रेट किया गया है श्रीलंका में। तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कि एसबीआई का फॉर्मेशन कब हुआ इंडिया में, कब इसको इस्टेब्लिश किया गया, 1 जुलाई 1955 को। एंड इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन है इसके दिनेश कुमार खारा। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस मंथ में हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि एसबीआई के चेयरमैन का जो ड्यूरेशन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 1 साल के लिए। तो दिनेश कुमार खारा का जो टाइम पीरियड है उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल बी होस्टिंग दी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली इन 2024? कौन सा देश 2024 में विश्व दूरसंचार मानवीकरण सभा की मेजबानी करेगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इंडिया के द्वारा ये वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 को होस्ट किया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसमें बेसिकली फोकस किया जाएगा कि हम किस तरीके से 5G एंड 6G टेक्नोलॉजी को एडवांस कर सकते हैं, उसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग में ये एक असेंबली है, एक कॉन्फ्रेंस है जिसको ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा। और इसको होस्ट करेगा कौन? इंडिया। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियंस गॉट वीजा फ्री एंट्री इन विच कंट्री? हाल ही में भारतीयों को किस देश में वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा मिली है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, थाईलैंड में हाल ही में बेसिकली एक स्टेप लिया गया है। वहाँ पर जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको रिवाइटलाइज करने के लिए कि जो ताइवान एंड इंडिया के सिटीजन्स हैं उनको बिना वीज़ा के वहाँ पर एंट्री मिलेगी, उनको परमिशन मिलेगी वहाँ जाने की, वहाँ पर विजिट करने की। और ये जो उनकी स्कीम है थाईलैंड की गवर्नमेंट की, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 10 नवंबर 2023 से, एंड ये कंटिन्यू रहेगी 10 मई 2024 तक। तो इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको याद हो इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि श्रीलंका ने भी ऐसा ही एक स्टेप लिया है, वहाँ पर भी टूरिज्म इंडस्ट्री को रिवाइटलाइज करने की बात की गई और इंडिया के सिटीजन्स को वीज़ा फ्री एंट्री प्रोवाइड की गई वहाँ पर। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। अगर बात की जाए कैपिटल ऑफ थाईलैंड की, तो कैपिटल है थाईलैंड की बैंकॉक एंड करेंसी है यहाँ की थाई बहत। तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि थाईलैंड न्यूज़ में है और न्यूज़ में जो भी टॉपिक्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी स्टैटिक पोर्शन है वो पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज टॉप्ड दी हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2023? हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शिव नादर। हाल ही में ये एक लिस्ट जारी हुई है हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2023, उसमें शिव नादर ने इस लिस्ट को टॉप किया है। ये फर्स्ट नंबर पर रहे बेसिकली परोपकार के मामले में, यानी कि सबसे ज़्यादा इन्होंने सोशल वेलफेयर के लिए डोनेशन दिया है, डोनेट किया है, इसलिए इनको इस लिस्ट में टॉप पर रखा गया है। एंड अगर बात की जाए टॉप 3 इंडिविजुअल्स की कि किन 3 लोगों ने सबसे ज़्यादा डोनेशन दिया है, तो वो है शिव नादर एंड हिज फैमिली, सेकंड है अजीम प्रेमजी एंड थर्ड है मुकेश अंबानी। तो ये टॉप 3 नेम्स आपको पता होने चाहिए। ये लिस्ट जारी की जाती है हर साल, फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2023। इसमें ये बात की जाती है कि कौन से लोगों ने समाज के कल्याण के लिए सबसे ज़्यादा डोनेशन दिया है। 2023-24 का जो फिजिकल ईयर रहा उसमें शिव नादर फैमिली ने 2042 करोड़ रुपीस का जो है डोनेशन दिया है। और यंगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट रहे निखिल कमत एंड इन्होंने 110 करोड़ रुपीस का डोनेशन दिया। अगला क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज WHO रीजनल डायरेक्टर फॉर साउथ ईस्ट एशिया? दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, साइमा वाजिद को हाल ही में WHO रीजनल डायरेक्टर बना दिया गया है साउथ ईस्ट एशिया के लिए। एंड ये बेसिकली जो बांग्लादेश की PM है शेख हसीना, उनकी डॉटर हैं। इन्होंने एक इलेक्शन को जीत लिया है जो कि कंडक्ट करवाया गया था WHO रीजनल डायरेक्टर की पोस्ट के लिए साउथ ईस्ट एशिया के लिए। अगर बात की जाए WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन की, तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जुरिस्डिक्शन में 6 रीजन्स आते हैं जहाँ पर पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होते हैं वो WHO के द्वारा लिए जाते हैं। उन्हीं में से एक रीजन है WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन। उसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन न्यू दिल्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए कि WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। इसमें बेसिकली इस बॉडी का जो रोल रहता है वो ये रहेगा कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस को एड्रेस किया जाएगा एंड क्या क्या हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। प्रीवियस क्लास में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनके करेक्ट आंसर्स हैं। इन विच स्टेट यूटी इंडियाज फर्स्ट एवर लेवेंडर फार्म इज कंस्ट्रक्टेड, जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड क्वेश्चन, विच मेडल हैज बीन सिक्योर्ड बाय जहीद हुसैन एट एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023, सिल्वर। थर्ड क्वेश्चन, हु इज सिलेक्टेड टू चेयर द इंटरनेशनल ज्यूरी पैनल फॉर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2023 कॉम्पिटिशन। तो इसका आंसर है शेखर कपूर। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन द नेशनल यूनिटी डे। तो इसका आंसर है माई युवा भारत प्लेटफॉर्म। उम्मीद है कि आपने इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं। विच स्टेट यूटी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी एक्शन प्लान। सेकंड क्वेश्चन, हु हैज बिकम इंडियाज लीडिंग विकेट टेकर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप। Third question, who is the winner of the British Academy Book Prize 2023? And fourth question, which boy paintings is in the news recently is the traditional art of which state UT? क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है तो उम्मीद है कि आप इन सभी के आंसर्स दे पाएंगे। प्लीज़ इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा गाइस कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है प्लीज़, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS and PCS। एंड डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।